नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का हुआ 2 दिवसीय भव्य आयोजन। जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री, परिवहन मंत्री, विधायक, एसपी व डीडीसी ने किया उद्घाटन। जयनगर थाना पुलिस ने कमलाबारी व गोबराही गांव से 6 मोटरसाइकिल, एक टेम्पो पर लदे 1009 लीटर नेपाली देसी विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए धावा दल ने विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में चलाया सघन जांच अभियान। मधुबनी नगर के बाटा चौक के होटल आदर्श से एक बाल मजदूर को कराया गया विमुक्त। लौकही में अंधरामठ पुलिस ने मर्डर और आर्म्स एक्ट मामले के 4 फरार वारंट आरोपियों के घर चिपकाया इश्तेहार। तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का जारी किया निर्देश। मधवापुर के सहरघाट में ओजस्वी इमरजेंसी अस्पताल का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने किया लोगों को संबोधित। मधुबनी महोत्सव के सफल आयोजन पर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने एनसीसी के सेकेंड ऑफिसर मोहम्मद शमसीर को किया सम्मानित। बेनीपट्टी के व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में 192 मामलों का हुआ निष्पादन। बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जयनगर के अधीन सभी 7 प्रशाखाओं में बिजली विपत्र में सुधार व विद्युत आपूर्ति मामलों की सुनवाई को लेकर लगाया गया जनता दरबार। बिहार के डीएनए पर अभद्र टिप्पणी के प्रयोग करने वाले तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का मधुबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। जयनगर के पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने की बैठक। रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन से रेल प्रशासन के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान को बताया एक तरफा। और लौकी पुलिस ने 240 बोतल शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित महाकवि विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, विधायक विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत जहां अतिथियों के संबोधन से हुई। इस दौरान बताया गया कि मिथिलांचल विद्यापति और कालिदास जैसे कई विभूतियों का अवतरण है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास महोत्सव। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुबह के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, विधायक विनोद नारायण झा,
हरिभूषण ठाकुर बचौल, सुधांशु शेखर, अरुण शंकर प्रसाद, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, एसपी सुशील कुमार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के बाद उर्वशी ठाकुर के द्वारा मंगलमय दिन आजुहे पाहुन छठ आइल नामक स्वागत गान की प्रस्तुति कर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इससे पहले विकास झा के द्वारा भगवती वंदना की प्रस्तुति की गई। इसके बाद सभी आगत अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक दुपट्टे व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए डीडीसी विशाल राज ने कहा कि महान विभूतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। खासकर मिथिला की धरती विद्वानों की धरती रही है। कालिदास के जन्मस्थल को लेकर विद्वानों के मतों में अंतर रहा है, लेकिन कालिदास डीह के पास जो कालिदास से जुड़े संरचना व वर्ष 1901 के कालिदास के नाम से बने जमीनी खातियान आदि साक्ष्य रहे हैं और करीब 30 साल पूर्व लिखे गए हेरिटेज ऑफ मिथिला उससे साबित होता है कि मिथिला की ही कालिदास की जन्मस्थली रही है। इस दौरान जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि मिथिला की मिट्टी के गुण और संस्कार वही है जो कालिदास में मिली। मिथिलांचल में महाकवि कालिदास, विद्यापति, भारती आदि कई महान विभूतियों का अवतरण हुआ है और पर्यटन के क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं। इसलिए पर्यटन के विकास हेतु हर संभव पहल किया जाएगा। दूसरे दिन के कार्यक्रम में कालिदास के जीवनी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित कर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से प्रसारित किया जाए ताकि कालिदास की जन्मस्थली मिथिला ही है यह प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हो। हम सभी इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। उन्होंने मिथिला हाट व सिमरिया में हो रहे गेटवे ऑफ बिहार के विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने पर रोजगार सृजन भी हो रहा है और इस दिशा में आगे भी काम करने की जरूरत है। वहीं मंत्री शीला मंडल ने कहा कि कालिदास की पत्नी के साथ हुए विवाह से पूर्व शास्त्रार्थ के जरिए परीक्षा लेने का प्रसंग, उनकी काव्य रचना मेघदूतम के जरिए उनकी व्यथा की रचना आदि की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस महोत्सव को राजकीय दर्जा देकर मिथिला की संस्कृति व धरोहरों को विकसित करने का काम किया है। मिथिला के विकास के लिए सीएम ने कई उल्लेखनीय काम किए हैं और हमेशा प्रयत्नशील हैं। नारी सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सीता जिंदा है तभी गीता जिंदा है। मिथिलांचल का विकास सीएम नीतीश कुमार के विजन में शामिल है। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने पर आयोजक मंडली को धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक विनोद नारायण झा ने भी उच्चैठ भगवती की महिमा और महाकवि विद्यापति और कालिदास के जीवनी पर प्रकाश डाला और अगली पीढ़ियों को महामूर्ख कलिया से महाकवि कालिदास बनने तक की कहानी की जानकारी देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि कवि कालिदास की तमाम रचनाएं उच्चैठ की धरती से ही लिखी गई है, जो साबित करता है कि कालिदास की जन्मस्थली मिथिलांचल ही रही है। बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद व एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि मिथिलांचल की धरती पर तमाम देवी देवताओं ने भी अवतरित होने का काम किया। यहाँ की धरती के मिठास में वह क्षमता रही है कि महामूर्ख कलिया भी उच्चैठ छिन्नमस्तिका भगवती की कृपा से महाकवि बन गए हैं। कार्यक्रम के पहले सत्र का संचालन ललित कुमार ठाकुर ने किया। वहीं भाव नृत्य, गणेश देवा व झिझिया नृत्य की प्रस्तुति अर्जुन राय एवं समूह के द्वारा की गई। मैथिल सुप्रसिद्ध गायक विकास झा व उर्वशी ठाकुर ने मैथिली गीत से समा बांधा। वहीं डांस एकेडमी के द्वारा भरतनाट्यम की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसके बाद हास्य कलाकार सौरभ कुमार ने अपने हास्य विनोद भरी
वाणी से दर्शकों को ठठाकर हंसने को बाध्य कर दिया। अर्जुन राय एवं समूह द्वारा लोकगीत की भी भव्य प्रस्तुति की गई। कलाकार विनोद ग्वार ने सूफी हिंदी गीत के जरिए दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि कलाकार प्रेम सागर, कंचन किरण मिश्रा सहित अन्य कलाकारों ने मधुर मैथिली गीत की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। दूसरे सत्र के कार्यक्रम का संचालन राम सेवक ठाकुर व दीप नारायण विद्यार्थी ने किया। मौके पर एसडीएम मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी, पीजीआरओ किशोर कुमार, डीसीएलआर राजू कुमार, डॉक्टर अमरनाथ झा, प्रदीप झा बासु, एमओ रोहित रंजन, बीएओ प्राणनाथ सिंह व बीपीआरओ मधुकर कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। सम्मानित हो रहा है बेनीपट्टी के एसडीओ में मनीषा सिंह 500 रुपये का मोमेंटो साहब उनका सम्मानित करें। छपड़ी में करीब कन्नूसी में हिंदी विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने अत्यंत गौरव के विषय। अब हम एसडीओ मैम के आग्रह करवे फिर से हमारे सबके खजौली के सम्मानित विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद सर के सम्मानित करते। ओटुका विद्वान का बजाय और मिथिला के विद्वान का बजाय दोनों विद्वान का आमने सामने रख जहां रखियो जे कालिदास केना छै और कोई बात से जो बात निकलते हमरा लगे खास तौर पर जते हम सब मंच पर छी या जे केओ सामने में छी ई प्रयास जरूर हमर सबका असली पूंजी छी अपन इतिहास, अपन धरोहर, अपन हिस्ट्री जकरा हम सब ठीक से व्यवस्थित के लिए मार्केटिंग के लिए कोई चीज के केना व्यवस्थित कऽ और ओकरा सुदृढ़ कयल जाय। कई बार सरकारों के तरफ से जो प्रयास हेतै, हमहूँ सब जो पब्लिक लाइफ में छी और समाजों को आगू अयबाक छै, जे विद्वान छै या अन्य लोग जो समाज में छै जे केना एकरा व्यवस्था कऽ और कालिदास खास कऽ ठीक कहलखिन विनोद बाबू कि कालिदास का इशू का सेटल करबाक छै। ई जे छै कि हमर भऽ गेलै, लेकिन एतेक प्रमाण छै हम सब तो बच्चा में सुनिए जे एहि माटि एतुका माटि लऽ जाकर लोग पहिल अक्षर लिखे कि कालिदास का वीर से लऽ जाकर लिखबै तऽ यह उच्चैठ स्थान हम लोग के लिए बहुत ही पुराना जगह है। हम लोग बचपन से यहाँ आते रहे हमेशा से। अब बहुत तरह की कहानियां यहाँ के बारे में बहुत ही मदद किया है कि कालिदास के बारे में कि यहीं पे कालिदास को असली में ज्ञान मिला। कैसे ज्ञान मिला वो भी लोग सब लोग अपने अपने तरीके से चर्चा करते हैं कि कालिदास कितने निश्चल थे कि उन्होंने जब वो रात को जब उनको था कि जाकर के माँ के पास जाना है उच्चैठ भगवती स्थान में, तो उनको लगा कि हम क्या करें जिससे वो स्टूडेंट लोग हम पे विश्वास करें कि हम यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में काली खोद लिया, माँ भगवती के ऊपर थोपने लगे। तब वो लोग उनको लगा कि तब जाकर के बोले, माँ जो उनके भोलापन में इतना प्रसन्न हुई कि माँ ने आशीर्वाद दिया और उनको बोले कि तुम जाओ, जब रात भर में जितना पुस्तक ये करोगे तुम विद्वान हो जाओ। तो ये भी कहानी और कई तरह की उनके बारे में कहानियां। जो उनकी पत्नी थी विदोत्मा, वो बहुत विद्वान थी। जब उनकी शादी तो उनकी परीक्षा लिया गया और कालिदास ऐसे थे कि जिस डाली में बैठे रहते थे उसी डाली को काटने लगते थे। तो लोग ये भी उसके मुंह के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत बड़े मुंह थे, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनका बहुत सारी रचना है जो मेघदूत है, जो मेघ से उन्होंने अपने प्रेयसी के लिए जो प्रेरणा दी और उन्होंने मेघ को कहा कि हमारे प्रेयसी के पास जाओ ऐसे ऐसे। तो सब उनकी जो व्यथा खुद की व्यथा थी। और आप जानिए आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कमलाबारी व गोबराही गांव दो अलग अलग जगहों से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल, एक टेम्पो पर लदे 1009 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से शराब लदे वाहन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी एवं गोबराही गांव से 6 मोटरसाइकिल एक टेम्पो पर लदे 1009 लीटर नेपाली देशी विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के कुरहैया नवटोली गांव निवासी राहुल कुमार यादव, बेला गांव निवासी रमेश चौधरी, दिवधा थाना क्षेत्र के पिटवा टोला निवासी बैद्यनाथ मुखिया एवं नेपाल के सिरहा जिले के गोल बाजार निवासी राकेश कुमार यादव शामिल हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्कर के खिलाफ अनवरत छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल व प्रखंडों में धावा दल के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मधुबनी नगर के बाटा चौक के होटल आदर्श से एक बाल मजदूर को विमुक्त करवाया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल एवं प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार के नेतृत्व में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में होटल आदर्श बाटा चौक मधुबनी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा की जाएगी। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त 3,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की राशि भी दी जाती है, जिसे उनके 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का FD कराया जाता है, जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित भी कराया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 8 महीनों में अभी तक मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 43 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में गोविंद कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका हितेश कुमार पोद्दार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खजौली प्रेम कुमार शाह, श्रीमती निर्मला एवं नगर थाना की पुलिस टीम शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा सदर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रखंड में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।
श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगी तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी प्रखंड के 4 वारंटियों के घर इस्तेहार चिपकाया गया है। गौरतलब है कि 22 वर्षीय रोशन हत्याकांड मर्डर व आर्म्स एक्ट मामले में अंधरामठ थाना की पुलिस ने लौकी प्रखंड के 4 वारंटियों के घर इस्तेहार चिपकाकर तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उन सभी फरार वारंटियों के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। अंधरामठ पुलिस ने मर्डर और आर्म्स एक्ट मामले के 4 फरार वारंट आरोपितों के घर शुक्रवार को इस्तेहार चिपकाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांड संख्या 171/23 के नामजद आरोपित व हरिराह निवासी देवन शाह, रंजीत शाह, बागेवा निवासी नीतीश शाह तथा जरौली निवासी लक्ष्मी शाह के घर हत्या मामले में इस्तेहार चिपकाया गया। बताते चले कि बीते 14 अक्टूबर की देर शाम स्थानीय थाना क्षेत्र के बड़ुआर जरौली पथ पर बेखौफ अपराधियों ने जरौली निवासी अमृत यादव के 22 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरुद्ध मृतक की मां ममता देवी ने अंधरामठ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 12 लोगों को नामजद किया गया था। वहीं अंधरामठ पुलिस ने कांड में संलिप्त एक आरोपित अखिलेश यादव को महादेव मठ चौक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अंधरामठ थाना अध्यक्ष सदन राम ने जानकारी देते हुए बताया कि कांड में शामिल अन्य 11 नामजद आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद उनके गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही थी। वहीं साहरघाट के गंगौर रोड में ओजस्वी इमरजेंसी अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी व भाइयों के साथ मिलकर यहां बीमारियों से ग्रसित लोगों की सेवा करेंगे। इस अस्पताल में उन लोगों का भी मुफ्त में इलाज किया जाएगा जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। मातृभूमि को कर्मभूमि बनाकर चिकित्सा कार्य द्वारा समाज की सेवा करने के प्रधान उद्देश्य से अस्पताल खोलने की बात डॉक्टर प्रवीण कुमार ने मधवापुर सहारघाट में कही। वे सहारघाट के गंगौर रोड में ओजस्वी इमरजेंसी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपने डॉक्टर पिता, डॉक्टर पत्नी और डॉक्टर भाई के साथ अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रोगियों का इलाज कर उनकी सेवा करेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आम मरीजों का रियायती दर पर इलाज करना, अभावग्रस्त मरीजों को मुफ्त दवा और निःशुल्क चिकित्सा सेवा देना ओजस्वी अस्पताल की बड़ी विशेषता होगी। डॉक्टर अंबिका कुमारी ने कहा कि जनरल और इमरजेंसी वार्ड के अलावा ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की आधुनिक व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों का सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट किया जा सके। उन्होंने बताया कि डॉक्टर एसएन दास, डॉक्टर बिट्टू राज, डॉक्टर सुधीर कुमार महतो, डॉक्टर पारसमनी सरन जैसे कुशल डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अस्पताल का उद्घाटन वरिष्ठ नागरिक रामाधार मंडल ने डॉक्टरों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर व्यवस्थापक राजेश कुमार शुक्ला, अशोक और कुमार के साथ मधवापुर और हरलाखी प्रखंड के कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। अपने तमाम क्षेत्रवासियों को बहुत ही स्वस्थ और सुखी रहने की शुभकामनाएं देता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं और मैसेज देना चाहता हूं कि ये ओजस्वी इमरजेंसी हॉस्पिटल की स्थापना का सिर्फ एक उद्देश्य है कि पिछले 25 सालों से मैं इस सहारघाट में चिकित्सीय सेवा दे रहा हूं और हम एक ओपीडी तक सीमित थे और जब भी हम थोड़ा सा भी इंडोर या एडमिट की बातें होती थी तो हम उसको बाहर भेज देते थे। फिर वही पेशेंट आके कंप्लेन करता था कि सर उससे तो अच्छा आपका इलाज था कि हम कम खर्च में यहाँ इलाज ले रहे थे। तो फिर हमारे अभी बड़े लड़के जो डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं, जो इस संस्था के मैं संस्थापक हूँ, डायरेक्टर हूँ और सर जो है सो इसको संचालित करेंगे
डॉक्टर अंबिका है जो हमारी पुत्रवधू है, तो हम पूरा परिवार मिल करके एक निर्णय संकल्प लिए कि जब हम सब लोग डॉक्टर हैं तो क्यों ना एक हॉस्पिटल की व्यवस्था किया जाए जहां हम कम से कम पैसों में लोगों को एक बेहतर चिकित्सा प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी बाहर के डॉक्टर को बुलाना नहीं है। प्रारंभिक समय में कितने बेड का अस्पताल यहाँ पर अभी फिलहाल हमने 10 जनरल बेड और 2 आईसीयू का अर्थ होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर हम क्रॉनिक पेशेंट को हम बेहतर क्वालिटी पूर्ण केयर दे पाएंगे। तो 10 बेड हमारा जनरल है, 2 हमारा आईसीयू है, उसके बाद हमारा ऑपरेशन थिएटर है, एक डिलीवरी वार्ड है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने अस्पताल का उद्घाटन कराया साहर घाट में, बताएं कार्यक्रम के बारे में। जो ये हमारा हॉस्पिटल है ओजस्वी इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम से हमने अभी इस हॉस्पिटल का शुरुआत किया है। मेन जो मेरा मोटो है, एक्चुअली मैंने MBBS करने के बाद दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन से फेलोशिप किया। फिर जो है सो वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे वर्क करने के बाद उसके बाद जो है दिल्ली गवर्नमेंट में भी एज ए मेडिकल ऑफिसर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर में वर्क कर चुका हूँ। पर मेरा ये था कि मतलब वहाँ पे जो है जॉब करने के बाद मुझे कुछ कमी लग रही थी, जिससे मुझे ये था कि मैं अपने गांव में जा करके जो है उस जगह पे जो मेडिकल सिस्टम का जो एक यहाँ पे दिल्ली में जो मैंने देखा था उसको मैं वहाँ पे फॉलो करूँ। तो मेरा जो मोटो यही है कि मतलब वहाँ पे जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँ और लोगों के बीच में जो है उस चीज़ को मतलब लोगों का ट्रीटमेंट का जो एक तरीका है उसको शुरुआत करूँ, इसी एक उद्देश्य से जो है मैंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल का शुरुआत किया है। बाकी देखते हैं जो जैसे बढ़िया रहेगा। आपकी जन्मभूमि भी यहाँ है और जन्मभूमि को आपने कर्मभूमि से जोड़ा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे कि अपने घर परिवार अपने गांव समाज के लोगों की सेवा करना अथवा और अन्य कोई? एक्चुअली ये जो ये है मेरा जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस है मेरा। मैंने देखा है कि आप बाहर रह करके बेशक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक जो नाम चाहिए, जो लोगों में आपके प्रति जो एक इज्जत होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो बाहर में रह के नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही जगह को मैं अपना कर्मभूमि भी बना लूँ और जो मैं बाहर दूसरे के लिए करता हूँ वो मैं अपने लोगों के लिए करूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा एक अच्छा एक ये लगा, तो इसलिए मैंने जो है इस चीज़ का। लोग बता रहे थे जी आपके पिताजी भी डॉक्टरी पेशा में हैं और आपकी धर्मपत्नी भी लोगों ने अभी बताया कि वो भी इसी पेशे से हैं। कैसा लग रहा है इस पेशे में? सब घर में लोग 2-3 लोग हैं आप, और आपने अस्पताल से इन सभी लोगों को जोड़ा है क्या? कैसा लग रहा है ये तो मतलब मैं बहुत ही ये हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं तो भाग्यशाली हूँ। मैं पापा मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं भी डॉक्टर बना, वाइफ भी डॉक्टर है। तो ये एक बहुत ही मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं मतलब अपने आप को बहुत ही एक वो मानता हूँ, गॉड गिफ्टेड, कि हाँ मतलब उस चीज़ को मैंने ये किया है। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो आजकल क्या हुआ है ट्रीटमेंट के लिए जो है मतलब छोटी छोटी बातों के लिए लोग यहाँ से जो है मैंने देखा कि वो लोग दरभंगा पटना दूसरे जगह के लिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आ करके एक बार हमसे सजेशन लें। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं या हमारे इससे ऊपर की बात है तो फिर वो कहीं और दूसरे जगह जा सकते हैं। बाकी जो है हेल्थ इज वेल्थ का वो है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, सब लोग जानते भी हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उसका अच्छा एक क्रिटिकल बात बताइए डॉक्टर साहब। चर्चा है कि कुछ चिकित्सक लोग कुछ हल्के काम को भी भारी बना देते हैं पेशेंट के पास। हाँ। क्या मानना है आपका इस संदर्भ में? भारी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। ये है ये एक सबका अपना इलाज करने का एक तरीका होता है। वही कुछ ऐसी बीमारी है जिसे हमें कुछ मतलब ये हो कि अब हमारा जो एक ये है कि हम लोगों के साथ हंसते हुए समझाते हुए बात कर लेते कि नहीं छोटी सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का एक अपना थिंकिंग होता है कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत सारी दिक्कत है। तो सबका एक अपना सोच है, अपना ट्रीटमेंट करने का एक तरीका है, वो उसमें कोई ये नहीं है। सामान्यतः देखा गया है कि चिकित्सा लाइन में लोगों को आने के बाद
मैं मरीजों की बात कर रहा हूँ, जी, जी। जब उसको हेल्थ से संबंधित समस्याएं होती है तो आर्थिक तंगी एक प्रधान कारण बनता है समुचित इलाज नहीं हो पाने का। इस दिशा में आपकी क्या राय है? सर, क्या सहयोग करेंगे ये पेशेंट बात को? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने सच में ऐसा भी मैंने देखा है। मैं सोचता हूँ अब एक मतलब सिंपल सा उदाहरण हम देते हैं, एक डेंगू का पेशेंट है, तो मैंने देखा कि उसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो 1,00,000-1,50,000 रुपए का बिल बना दिया गया है, पर हमने पापा के पास देखा है वो 2-4 हज़ार रुपया में भी पेशेंट को ठीक करके भेज देते हैं। तो हमने वही एक थिंकिंग का जो है यहाँ पे मतलब मेरा करना है कि वो 50,000 लाख रुपए खर्च नहीं करना है। मैं चाहूँगा कि अगर वो इलाज 5,000 में भी पॉसिबल है तो मैं 5,000 में ही करके भेजूंगा। धन्यवाद जी। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार हुआ, MBBS और FI फेलोशिप किया इंटरनल मेडिसिन से। रिसेंटली मैं अभी फेलोशिप इन रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी UK से रेडियोलॉजी का एक कोर्स कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आगे स्टडी में हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें जो है एक लोगों के सामने अपना एक बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो,
आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते 1 व 2 दिसंबर को आयोजित मधुबनी महोत्सव के सफल आयोजन पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले एनसीसी कैडेट्स का नेतृत्व कर रहे सेकेंड ऑफिसर मोहम्मद शमसीर को सम्मानित किया गया। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि उनका कार्य बेहद ही उत्कृष्ट रहा। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एनसीसी कैडेट का नेतृत्व करते हुए पूरे मधुबनी महोत्सव के दौरान उसके सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मधुबनी महोत्सव के सफल आयोजन पर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा एनसीसी ऑफिसर के रूप में जिला प्रशासन को उत्कृष्ट योगदान देने हेतु एनसीसी कैडेट्स का नेतृत्व कर रहे सेकेंड ऑफिसर मोहम्मद शमसीर को सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स की तत्परता उत्कृष्ट थी। वहीं जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने एनसीसी कैडेट्स के कार्य को सराहा। वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने भी एनसीसी कैडेट्स के कार्य की तारीफ की। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार बेनीपट्टी के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय में लगाए गए राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 192 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा तकरीबन 56 लाख रुपए की वसूली की गई। व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के सदस्य सचिव के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सह एससीजेएम मनीष कुमार की अध्यक्षता व एसडीजेएम समिति के सचिव रंजीत कुमार सोनू की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पीठों का गठन कर न्यायाधीशों की अध्यक्षता में सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया गया। पहले पीठ में न्यायिक दंडाधिकारी अविनाश कुमार व अधिवक्ता सदस्य प्रणव कुमार व दूसरी पीठ में मुंसिफ जयप्रकाश वर्मा व अधिवक्ता सदस्य पवन कुमार शामिल हुए। इस दौरान सभी न्यायाधीशों ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस अदालत का गठन किया गया था। सुलहनीय वादों का निपटारा कर लोगों को सरल, सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अदालत में आपराधिक मामले, बैंक, विद्युत, दूरसंचार व वन विभाग सहित अन्य विभागों के करीब 192 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 55,19,895 रुपए की राजस्व वसूली की गई। निष्पादित किए जाने वाले मामलों में बैंक से संबंधित कुल 1625 मामले लिए गए थे, जिसमें 93 मामले का निष्पादन कर समझौता राशि 53,44,695 रुपए, बीसीएनएल के 357 मामलों में 10 मामले का निष्पादन कर 14,100 रुपए, बिजली के 36 मामले का निष्पादन कर 1,91,100 और कोर्ट के केस में 274 सुलहनीय आपराधिक मामलों में 48 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 1,61,000 रुपए तथा अन्य 3 मामलों का निष्पादन कर 10,000 रुपए वसूल किए गए। इस तरह सभी प्रकार के कुल 192 मामले का निष्पादन कर कुल 55,19,895 रुपए वसूल किए गए। वहीं एसीजेएम व एसडीजेएम ने चल रहे लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लिया और निपटारे का
पर संतोष व्यक्त किया। बता दें कि इस लोक अदालत में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि सहित कई लोग शामिल हुए। मौके पर विधिक सेवा समिति के मोहम्मद सलमान, दीपक कुमार महतो व अधिवक्ता संघ के सचिव ईश्वर चंद झा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया है कि बिहार अब उड़ान के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में ही बड़े बड़े बदलाव कर बिहार को बड़े स्तर पर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार अब एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। 13 करोड़ की विशाल आबादी को रोजी रोटी और रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिक गतिविधियों के तीव्र विकास के माध्यम से ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने पारदर्शी तथा अनुकूल वातावरण तैयार किया है। राज्य में निवेश के लिए उत्सुक उद्यमियों को हर प्रकार की मदद दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाइल एवं लेदर, फूड प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ITES, ESDM, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, लॉजिस्टिक और बायोफ्यूल को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र का दर्जा दिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 द्वारा राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को 20 करोड़ रुपए तक का ब्याज प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी, टैक्स संबंधित प्रोत्साहन आदि दिए जा रहे हैं। बिहार की लेदर एवं टेक्सटाइल नीति के तहत अधिकतम 10 करोड़ रुपए के पूंजीगत अनुदान प्रति कर्मचारी प्रति माह 3 से 5,000 रुपए की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े की 30% प्रतिपूर्ति, बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपए का अनुदान तथा प्रति पेटेंट 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। राज्य में इथेनॉल एवं कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन इकाइयों के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 है, जिसके तहत प्लांट एवं मशीनरी पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए के पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था है। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के तहत बनाई गई है। पूंजी निवेश पर अधिकतम 25 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी, 60 करोड़ रुपए तक के ब्याज अनुदान एवं दूसरे इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जिसके माध्यम से बिहार की छवि को बदलने के लिए गंभीर प्रयास किया जा रहा है। कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने फिल्मों तथा दूसरे संचार माध्यमों से बिहार की एक गलत छवि लोगों और विशेषकर उद्यमियों के दिमाग में बैठा दी है। बिहार का उस प्रकाश नरेशन ही गलत है। वस्तुतः बिहार ज्ञान और निर्वाण की भूमि है। बिहार के वैशाली से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और उदवंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां से ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैली है। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे देशों के लोग यहां पढ़ने के लिए आते रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी पूर्वी भारत का यह राज्य ऐतिहासिक रूप से समृद्ध रहा है। ढाका के मलमल की जितनी तारीफ होती रही है, उतनी ही प्रसिद्धि भागलपुर की तसर सिल्क की भी की है। कई देशों के राजा महाराजा भागलपुरी सिल्क के कपड़े शौक से पहनते रहे हैं। मौर्य काल में बिहार में बने शस्त्रों की मांग रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जयनगर के अधीन सभी 7 प्रशाखाओं में विशेष कैंप लगाया गया। इस विशेष कैंप में मुख्य रूप से बिजली विपत्र में सुधार व बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस मामले में अलग अलग प्रशाखाओं पर आए विभिन्न मामलों में
अत्यधिक मामलों का ऑन द स्पॉट ही निष्पादन किया गया। बिजली विपत्र में सुधार एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित मामलों के सुनवाई को लेकर शनिवार को विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जयनगर के अधीन सभी 7 प्रशाखा में विशेष कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत एवं विद्युत विपत्र में गड़बड़ी को लेकर दर्जनों उपभोक्ताओं के द्वारा अपने क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया गया। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बासोपट्टी के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि विशेष कैंप के माध्यम से हरलाखी प्रशाखा में उपभोक्ता के द्वारा 17 आवेदन जमा किया गया, जिसमें 4 मामले का निष्पादन त्वरित किया गया। बासोपट्टी में 16 आवेदन परे 3 का निष्पादन किया गया। कलवाही प्रशाखा में 15 आवेदन जमा किया गया, जिसमें 2 मामले का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जयनगर के सहायक अभियंता वरुण कुमार ने बताया कि जयनगर प्रशाखा में बिजली बिल सुधार से संबंधित आवेदन उपभोक्ताओं के द्वारा 10 आवेदन कैंप के माध्यम से जमा किया गया। 9 मामले का निष्पादन ऑन द स्पॉट हुआ। इसी तरह लदनिया प्रशाखा में 32 आवेदन जमा हुए, 4 मामले का निष्पादन किया गया। खजौली प्रशाखा में 5 आवेदन में से 3 का निष्पादन किया गया। बाबूबरी प्रशाखा में 4 आवेदन जमा किए गए, 3 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा हुआ। विशेष कैंप में लदनिया विद्युत प्रशाखा पर कनीय अभियंता पंकज कुमार के अलावे सभी प्रशाखा पर कनीय अभियंता समेत विद्युत कर्मी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का बिहार के DNA पर अभद्र टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाना चौक पर
सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से टिप्पणी करना लोकतंत्र का अपमान करना है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार से जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में कार्यालय से निकलकर थाना चौक पर तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मनोज कुमार मुन्ना और संजय पांडे ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि बिहार के डीएनए पर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए अमानवीय है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी। मौके पर नेता पवन झा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला मंत्री सरोज सिंह, आईटी सेल संयोजक राजीव झा, सह संयोजक कन्हैया कुमार, नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, रामदेव शाह, आयुष सिंह, आदित्य झा, सुमित मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुतला दहन किए, किसका किए, क्यों किए, जानकारी दीजिए। अब आपने देखा होगा और समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से कि तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, जिन्होंने बिहार के कहा कि जो बिहार का ये डीएनए है, जो बिहार के डीएनए के बारे में बात करते हैं, बिहार को लगातार लोग अपमान के बारे में करते हैं। ये इंडी गठबंधन का एक साजिश है कि इस देश को कैसे तोड़ा जाए। आप उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं, यहाँ बिहार के बारे में गाली देते हैं और ये लड़ा करके इस देश में अपना शासन सत्ता को लाना चाहते हैं। यह बिहार की जनता इस अपमान को नहीं सहेगी। आने वाले समय में बिहार की जनता जवाब जरूर देगी। तो क्या होता है? आप अपना परिचय बताइएगा। मैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजय पांडे। थाना चौक पे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री संजय पांडे के नेतृत्व में और उपस्थिति जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुबोध जी, आयुष सिंह, आदित्य सिंह, पवन झा जी, हमारे वरिष्ठ रामदेव शाह जी, विस्तारक जी, कन्हैया जी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुगण आज तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं, उन्होंने बिहार के और विरुद्ध और लगन बयान दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में काफी लोग मौजूद रहे, जहां मुख्य रूप से सीमावर्ती शहर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के द्वारा चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक तरफा बताया। उन्होंने बताया है कि रेल प्रशासन के द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर यह अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सीमावर्ती शहर जयनगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन से रेल प्रशासन के द्वारा एक तरफा अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शनिवार को जयनगर के पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जदयू नेता राम विनोद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई। बैठक में जदयू प्रदेश सचिव सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, राजद नेता प्रदीप कुमार यादव, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, भाकपा प्रखंड अध्यक्ष राम नारायण बनरैत, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, योगेंद्र प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले दिनों रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान में रेलवे के कर्मी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपमानित भाषा के प्रयोग का घोर निंदा करते हुए कहा कि रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान एक तरफा कार्रवाई की गई है। रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान में सभी नियमों को ताक पर रख अभियान चलाया गया है, जिसका महागठबंधन कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करती है। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने नगर पंचायत के पुराने दीवार को बिना किसी सूचना के तोड़ने पर नाराजगी जताते हुए रेलवे अधिकारियों के मनमानी की निंदा की। अतिक्रमण हटाओ अभियान में गरीब और महादलित परिवारों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त किया।
इस अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर पंचायत द्वारा चबूतरा निर्माण एवं आम जनों को पीने के लिए पानी हेतु लगाए गए चापाकल को तोड़ने की घोर निंदा करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान में रेलवे अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना के तहत पौधा को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित चबूतरा चापाकल को क्षतिग्रस्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। पर उनके द्वारा जो भाजपा का एजेंडा है उसके तहत जो अतिक्रमण अभियान में बिहार सरकार के बदनामी करने के ख्याल से महादलित परिवार को बारिश में अंधेरा में उजाड़ करके बेघर करना और उनको प्रताड़ित करने जैसी बात सामने आई है। और जल जीवन हरियाली योजना के तहत जैसे पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया गया था, चापाकल और शौचालय को तोड़ दिया गया। यह सरकार के बदनाम करने की ये साजिश है और भाजपा के संरक्षित लोग जो रेल में हैं, ये तमाम तरह का ये जो गरीब गुजारो अभियान और सरकार की योजना को ध्वस्त करने का अभियान जो चलाया है, इसका हम लोग निंदा करते हैं और रेल प्रशासन का जो दमनकारी रवैया है इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा हम लोग आज किए हैं और इसमें भाकपा माले बढ़ चढ़ करके अपना भूमिका निभाएगी। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव, जयनगर। प्रखंड कांग्रेस कमेटी जयनगर आज महागठबंधन में शामिल सभी दल के स्थानीय नेताओं की बैठक श्री जदयू के वरिष्ठ नेता श्री राम विनोद सिंह जी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें हम लोगों ने बीते दिनों रेलवे के द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान में कुछ पदाधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और हम लोगों ने निंदा व्यक्त किया है। साथ ही इसके विरोध में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर रेलवे प्रशासन के द्वारा वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इसको लेकर के आगे भी बढ़ेंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। द्वारा जिस तरह रात के अंधेरे में गरीब को, महादलित को जो इस तरह से उजाड़ा गया, इसका हम निंदा करते हैं। एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा गरीबों को आवास देकर के 2 लाख रुपया दे करके उसको बसाने का काम करती है, उसी तरह भाजपा के लोग और रेल के लोग उस गरीब को झोपड़ी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, जिस तरह शौचालय बनाना, चापाकल गाड़ना। हम लोग का बिहार में महागठबंधन की बैठक भारतीय रेल के द्वारा जो जयनगर में अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण करना उनका अधिकार है। रेलवे अतिक्रमण की है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन तरीका से अतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन ये लोग किसी के बहकावा में आके जो जयनगर में अतिक्रमण किया है, बहुत बार रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हुआ है, लेकिन इस तरीका का जो तांडव किया गया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आज महागठबंधन का जो बैठक हमारे सम्मानित जदयू के जिला महासचिव जो महागठबंधन की अध्यक्षता किए हैं और सारे महागठबंधन के नेता उपस्थित सभी दलों का, हम वैसे पदाधिकारी जो इस अतिक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे, रेल से हो, बिहार सरकार का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, उनकी देखरेख में जो तांडव बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन हुआ था, जो रोड के किनारे 30 फीट की जगह में नगर पंचायत शौचालय हो, मूत्रालय हो, चापाकल हो, सारी योजना, जो चापाकल को तोड़ा गया, मूत्रालय को तोड़ा गया और गरीब को, बस्ती को जो रात के अंधेरे में हटाया गया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और जो भी पदाधिकारी इसका नेतृत्व करता है, इसके लिए हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन रेल प्रशासन से और बिहार सरकार के जो सम्मानित पदाधिकारी है उनसे मांग करते हैं कि उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं किया गया तो एक धरना का कार्यक्रम जल्द होगा और यह यदि नहीं सुना गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करके वैसे पदाधिकारी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगा तो आंदोलन चलता रहेगा। मैं जिला जदयू उपाध्यक्ष कैलाश पासवान सह मुक्तासर नगर पंचायत जयनगर। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
सरकार की नई योजना के अनुसार सभी उच्च व मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होनी है। इसी कड़ी में हरलाखी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय दुर्गापट्टी में आरवी आईटी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा लैब की स्थापना कर उसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीडीओ समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। लैब में 10 कंप्यूटर सेट लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य मध्य व उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय दुर्गापट्टी में राहुल विद्यार्थी ग्रुप ऑफ कंपनी आरवी आईटी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा 10 कंप्यूटर स्थापित कर आईसीटी कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, कंपनी के चेयरमैन राहुल विद्यार्थी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत व पाग दुपट्टा सहित मिथिला पेंटिंग मोमेंटो से किया गया। इस अवसर पर बीडीओ ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालयों एवं हाई स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण कर वर्ग संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में नामांकित ग्रामीण बच्चों में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वहीं कंपनी के सीईओ ने बताया कि आरवी आईटी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा आईसीटी लैब की स्थापना मधुबनी जिला के 4 प्रखंड हरलाखी, मधवापुर, कलवाही एवं खजौली में किया जा रहा है, जिसका मॉनिटरिंग वह खुद कर रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार सभी मध्य व उच्च विद्यालय में कंप्यूटर लैब की शुरुआत करनी है। मौके पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दिनेश कुमार, सिक्योरिटी गार्ड संजय पासवान, एचएम अशोक प्रभाकर, सरोज कुमार राम, राजा कुमार, राकेश पासवान, रमन सहित कई लोग मौजूद थे। पकड़ के रखिएगा सर। आज आईसीटी लैब का उद्घाटन किया गया है। आईसीटी लैब में ग्रामीण बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और कंप्यूटर का पूरा जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आईसीटी लैब का स्थापना किया गया है। सरकार की एक योजना है जिसमें सभी मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय को आईसीटी लैब से लैस करता है। इसी के मद्देनजर मिडिल स्कूल दुर्गापट्टी में 10 कंप्यूटर बेस्ड लैब की स्थापना हुई है, जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों को कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि आजकल के जीवन में कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से कि छात्र कंप्यूटर शिक्षा के साथ अपने जीवन में सक्सेस हो, इसीलिए इस आईसीटी लैब का स्थापना हुआ है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। फुलपरास थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें विभिन्न मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी श्रीनिवास कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फुलपरास थाना परिसर में शनिवार के दिन थाना दिवस के मौके पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। अंचलाधिकारी श्रीनिवास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, जमीन विवाद से संबंधित 2 मामले आए जिसका निष्पादन किया जा रहा है। इस अवसर पर फुलपरास के एडिशनल एसएचओ प्रदीप कुमार मौजूद थे। दियादी मामला है जी नहीं, तो दूसरे हमारे दियादी में है। तो क्या वह मामला का निष्पादन किया गया यहाँ पर? जी नहीं, 1 रोज हुआ है, उस पार्टी अभी नहीं किया है। तो यहाँ का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? यहाँ के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है? सब जीते दिए हैं सर को। दे दिए जी। नीतीश। और कहाँ घर हुआ? धनौजा। धनौजा लोकी? धनौजा फुलपरास। क्या मामला था? जनता दरबार में देखा गया आपको? जमीनी विवाद था। क्या हुआ? निष्पादन हुआ मामले का? हाँ हुआ है। कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के जो एसएचओ प्लस अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। फीडबैक अच्छा मिलेगा जी। डी न्यूज खबरें आप तक इस वक्त मौजूद हूँ। ये फुलपरास थाना में आप देख सकते हैं, आज शनिवार है और जनता दरबार लगा हुआ है थाना दिवस के शुभ अवसर पे। और यहाँ पर कई ऐसे मामले आए हैं जिसका निष्पादन किया गया है और कुछ मामले हैं जिन पे कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ मामला है सर? यहाँ बताइए कितने अभी तक में आवेदन आए हैं और कितना का निष्पादन हुआ है? अभी यहाँ पूर्व का एक मामला आया है जी जी,
और उसके बाद एक नया मामला आया है जिसमें कि अभी हम उसको संज्ञान में लेते हुए उसको कर्मचारी जांच में अभी उसको भेजे हैं और अगला थाना दिवस पे उनको पुनः बुलाया गया है। अच्छा सर, ये थाना दिवस के अवसर पे जो जनता दरबार लगता है, इसमें क्या फीडबैक मिला आपको कि मामला निष्पादन हो पा रहा है या निष्पादन हो रहा है, अच्छा लेवल पे हो रहा है। और चूंकि रैयती जमीन का मैटर मैक्सिमम रहता है और उसमें हमें लिमिटेड पावर है, बट सुलह समझौता करके बहुत हद तक निष्पादन हो रहा है। काफ़ी हद तक संभव भी था और इसको अभी चूंकि जब उसके जड़ में रूट कॉज में जाते हैं। तो आप देख रहे थे। अच्छा सर, एक बार इंट्रो दे दीजिए अपना। मैं श्रीनिवास कुमार सिंह, अंचलाधिकारी फूलपरास। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि अभी मैं फूलपरास थाने में मौजूद हूं और आज थाना दिवस के शुभ अवसर पर जनता दरबार का कार्यक्रम लगाया गया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान पिपरौन गांव के समीप 72 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव से एक संदिग्ध बाइक सवार को शराब तस्करी करते हुए पकड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 72 लीटर शराब लदे बाइक को एक धंधेबाज भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। वहीं गश्ती को रोककर तलाशी के क्रम में नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद हुआ। शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।